बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान, और एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही आज जुमा है, तो सबसे पहले तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि हमारी तमाम परेशानी और मुश्किलों का हल भी इसी में है। और इसके साथ सदका खैरात भी जो है वो करते रहा करें। जब आप सदका देते हैं तो आपकी बहुत सारी मुश्किलात और बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो उसी में से ही हल हो जाती हैं, क्योंकि सदका जो है वो आपकी बहुत सारी मुसीबतों और परेशानियों को टाल देता है और अल्लाह के गुस्से को भी जो है वो ख़त्म करता है। लिहाजा अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे मसाइल भी हैं, परेशानियां भी हैं, लेकिन उनसे लड़ना, उनके साथ हिम्मत से उनको फेस करना, ये आपकी सबसे बड़ी खूबी होती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी साहब ने बड़ी ये खूबसूरत बात की है कि जो है ये बड़ी बात नहीं है कि तुम इत्र से अपने कपड़ों को महकाओ, बल्कि बड़ी बात यह है कि जब तुम्हारे किरदार से खुशबू निकले। तो ये बात है कि जब आप वैसे तो अपने आप को बहुत अच्छा साबित करें, बहुत खूबसूरत नजर आए, लेकिन अगर आपका किरदार अच्छा नहीं है तो आप किसी लिहाज से भी जो है वो अच्छे नहीं। और अगर आपका किरदार अच्छा है तो आप ऐसे भी फिर रहे होंगे तो लोग आपको जान जाएंगे। तो ये एक बड़ी खूबी होती है इंसान की कि इंसान को अपना किरदार, अपनी नीयत, अपना ईमान वो बेहतरीन रखना चाहिए। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जो हमारे रोही के एंकर पर्सन हसन मलिक। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अतर अजीज चौधरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। आज हम एक तो थोड़ा सा क्राइम के हवाले से बात करेंगे कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसी तरीके से जो है बहुत सारे मामला, अब देखें क्राइम में चोरी डकैती के मामला भी हैं और उसके साथ कत्ल के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस हवाले से हसन से जानेंगे, इनकी स्टोरीज भी, उनके प्रोग्राम से रिलेटेड भी बात होंगी, सिविल डिफेंस के हवाले से भी बात करेंगे और साथ ही एडवोकेट साहब से बात करेंगे। आज एक तो हल्का बंदियों के हवाले से बात होगी, इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन अब होंगे या नहीं होंगे, क्या आगे जो है इसका फर्दर जो है प्रोसीजर चलेगा, इस हवाले से बात होगी। आप भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बात करना चाहें, कोई क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। हसन, सबसे पहले तो इस हवाले से जान लेते हैं ना कि कल जो है 2 कत्ल हुए हैं, उस हवाले से बताइए कि क्या डिटेल्स हैं, क्या वजूहात थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बात की है कि माशरे में इस टाइम अदम बर्दाश्त की वजह से बहुत सारे क्राइम में इजाफा हो रहा है। अदम बर्दाश्त सबसे पहला एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से कोई भी बुराई या कोई भी ऐसा नेगेटिव एलिमेंट जो होता है वो माशरे में सरजद होता है और उसी के साथ ही क्राइम में भी इजाफा होता है। कल ही की बात है, अभी मुकम्मल ऐसे समझ लें कि उसकी डिटेल्स अभी आ रही हैं। कल मैं ऑफिस ही बैठा हुआ था और मुझे एक मेरे सोर्स का फ़ोन आता है कि थाना जलीलाबाद की हदूद में 2-3 मर्डर हो गए हैं। एक बंदे ने सबसे पहले एक खातून का मर्डर किया है, उसके बाद उसके वालिद पर फायरिंग की है, उसके भाई पर फायरिंग की है, उसके बाद उसने अपने आप को भी गोली मार के कत्ल कर दिया है। तो वो थाना जलीलाबाद यहीं बुमंजी चौक के करीब ही था। खैर मैं मौके पर पहुंचा, वहाँ पर अभी जो जख्मी थे वो सिर्फ निश्तर हॉस्पिटल पहुंचे थे और डेड बॉडीज वहीं पर पड़ी हुई थी। यानी मेरे जब मैं पहुंचा हूं तो उस टाइम पीएफएसए की टीमें भी आ रही थी, एम्बुलेंसेज भी आ रही थी और सारा कॉर्डन ऑफ किया हुआ था उन्होंने। और वहां जब मैं जाकर देखा मैंने तो एक मेल डेड बॉडी थी, एक फीमेल डेड बॉडी थी। छोटा सा घर था एक, और वहाँ पर सारा खून और दीवारों पर भी खून था, पिस्टल भी पड़ा हुआ था, गोलियां शोलियां ये वो। तो वो सारी उन्होंने जितने भी पीएफएसए की टीमें थीं उन्होंने सारा अपने शवाहिद मुकम्मल किए, जितनी उन्होंने चीज़ें उठानी थी वो वहाँ से कलेक्ट की। और वहीं पर ही अभी मैं खड़ा हुआ था और ये सुनने में आया कि काफ़ी सारे ना और भी प्रॉब्लम्स थे इन लोगों के। क्या जी, ये लोग क्या करते थे? सबसे पहला सवाल तो ये था कि इनका कोई ज़मीन का प्रॉब्लम था, कोई जायदाद का इशू था, कोई कर्ज का लेन देन था। सबसे पहले हमारे मुआशरे में यही चीज़ें ही आती हैं ना। लेकिन जब फीमेल का कोई एक एलिमेंट आ जाता है तो फिर सोचता है नहीं बंदा, इसमें कोई और एलिमेंट भी आ सकता है। तो वो जो मकतूला इकरा बीबी थी वो तलाक याफ्ता थी, 4 बच्चे थे उनके, और अब उनका एक जगह पर रिश्ता हुआ था, वहीं निकाह था और कुछ ही दिनों बाद रुखसती थी। एक बंदा उनके घर में आता है, वो आकर हल्की सी ऐसे तल्ख कलामी करता है उनके साथ। तल्ख कलामी के दौरान ही वो फायरिंग स्टार्ट कर देता है।
सबसे पहले वो फायर मारता है उसी मकतूला इकरा बीबी को, वो उसको कमर वाली साइड से फायर लगता है, पेट से पार हो जाता है, मौके पर डेथ हो जाती है। इसी दौरान ही लड़ाई में उनके वालिद जो मकतूला इकरा बीबी के वालिद हैं शमशाद, वो लड़ाई में कूदते हैं, वो उन्हें भी फायर लगते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं। उनका एक भाई तलहा, वो भी घर में ही जिस तरह फायरिंग हो रही है उन्हें भी फायर लगता है, वो भी तशवीशनाक हालत में वहीं लेट जाते हैं ज़मीन पर। अब जब वो कातिल देखता है कि ये तमाम वकूआ वारदात हो गई है, तो वहीं खड़े होकर वो भी राइट साइड पर अपने आप को पिस्टल रखता है और लेफ्ट साइड से उसकी गोली पार हो जाती है। यानी उस टाइम ऐसे समझ लें विद इन 5 to 7 मिनट्स 3-4 लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन में हो जाते हैं। तो बाद में पता चलता है 2 लोगों की तो खैर वहीं पर डेथ हो गई, 2 लोग तशवीशनाक हालत में थे, जो मकतूला के वालिद और मकतूला के भाई थे। तो अब एंड में जो अब तक इब्तदाई मालूमात हैं, जो अब तक तहकीक हुई है, उससे ये पता चला है कि वो जो लड़का था उसका नाम माजिद है, उसका नाम माजिद है और वो यहीं कहीं ये बस्ती खुदादाद वाली साइड का रिहायशी है। वो किसका रिश्ता लेना चाहता था? वो इकरा का रिश्ता लेना चाहता था। उसने पहले भी एक आध मरतबा कहा कि जी मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इकरा के वालिद ने इनकार कर दिया। तो कल जब उसे पता चला कि इकरा की कुछ ही दिनों बाद रुखसती है, निकाह हुआ है, तो आप लिटरली यकीन करें कल वो जो माजिद नामी एक शख्स है, बिल्कुल उसकी ड्रेसिंग से इस तरह से लग रहा था, उसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन सूट था, उसके शूज बिल्कुल नीट एंड क्लीन थे, चेहरा शेहरा ये वो ईच एंड एवरीथिंग, जैसे वो इस नियत से या इस सेंस में बंदा आया हुआ होता है कि शायद मैं निकाह करूंगा, शायद मैं यहाँ आकर शादी करूंगा, या इतना बंदा वेल ड्रेस होकर आता है कि किसी एक इवेंट पर जा रहा हो, उस तरह से वो वेल ड्रेस हुआ था। लेकिन बहरहाल होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है, जो सोच के आया होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है क्या उसकी सोच थी। बहरहाल कल जो वकूआ हुआ है वो मुल्तान की तारीख का ऐसे समझ लें कि एक होलनाक वकूआ था। इस तरह का वाकया था कि वहां पर जब हम लोग पहुंचे, वो शाम तक फिर हम इस पर फॉलो अप भी करते रह गए, वो तमाम चीज़ें, ब्रेक भी इसे रोही ने किया, वहां पर जो एक्सक्लूसिव फुटेजेस थी वो भी खैर हम लोगों ने दी। तो बहरहाल बताने का आपको मकसद ये है कि ये भी एक अदम बर्दाश्त की ही वजूहात हैं कि आप ये देखें कि अगर रिश्ता नहीं हुआ उसका, जो एनी हाउ कोई भी 100 एलिमेंट्स हो सकते हैं, 100 फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें, तो इब्तदाई मालूमात हैं। बाद में पता चलेगा कि उसको किसी ने, वो तो खैर अब तो मर गया ना, अब तो वो जितनी भी चीज़ें थी वो तो वहाँ डिस्कस होने से कासिर हैं। अब वो अगर बच जाता तो बताता उसे किसी ने उकसाया था, वो खुद आया था, किसी तो उनके घर वालों से कोई बातचीत नहीं हुई? उनके घर वाले जो हैं वो, उनका एक भाई छुप गया था उस टाइम मौके पर, वो ये बयान दे रहे थे कि हम तो इसे जानते ही नहीं है, ये कौन है, हमें नहीं पता कि ये बंदा कौन है, अननोन है। और उस टाइम तक पता भी नहीं था कि ये बंदा कौन है, उसकी शनाख्त भी नहीं हुई थी। उस टाइम जब हम लोग पहुंचे थे तो वो फिंगरप्रिंट्स वगैरह अपने सारे एविडेंस PFSA वाले कलेक्ट कर रहे थे। तो उसके बाद शाम में उसकी जाकर कहीं शनाख्त हुई, वो मुल्तान का ही रिहायशी था। अब ये बाकी अभी भी तफसीलात आना बाकी हैं कि वो पहले भी रिश्ता मांग चुका था, पहले उनकी कोई आपस में हेलो हाय थी, दोस्ती थी, क्या था, बहुत सारी अभी भी ऐसे सवालात हैं जिनके ऊपर से यकीनन जब तक पर्दा चाक नहीं होगा तो अभी तक वो तो राज कुछ भी इस पे जो है मालूमात नहीं इकट्ठी की जा सकती। ठीक हो गया, मजीद भी आपसे जानते हैं सर, इस टाइम इलेक्शंस के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेन जो इस टाइम मौजूद चल रहा है कि इलेक्शंस होंगे या अब नहीं होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे मैं तो मैं रोही का मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस मौजू पर दावत दी है। इस वक्त सवाल बन चुका है और हर शख्स के जहन में भी है, जुबानों पे भी है और हर जगह ये एक बर्निंग इशू है कि इलेक्शन कब होगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारी जो सबका पार्लियामेंट है वो ऐसी गलतियां करके गई है कि उन्होंने खुद ही ये सारे का सारा जो टूल है वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे दिया। सबसे पहली बात तो ये कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जी, वो बड़ा क्लियर है उसमें कि अगर मर्दमशुमारी पास हो जाएगी, लफ्ज़ मर्दमशुमारी होना नहीं, अगर मर्दमशुमारी पास होगी तो उसके लिए फिर यह कि हल्का बंदियां दोबारा होंगी। अभी तो हल्का बंदियां अभी तो इन्होंने ऐलान कर दिया था। मैं वही बात कर रहा हूं ना जी। अब ये 90 दिन की जो बात थी वो ऑटोमेटिक खत्म हो गई। सही है। उस एक्ट की रोशनी में कि अगर मर्दमशुमारी, आपको याद होगा कि जब ये आखिरी दिनों में इन्होंने, गालबन आखिरी हफ्ता था या अभी 2 हफ्ते रहते थे, तो इन्होंने तमाम सूबों के वज़ीर आला ने उस पर साइन कर दिए थे, फेडरेशन ने भी सही उस मर्दमशुमारी को अप्रूव कर दिया। जब मर्दमशुमारी अप्रूव होगी
तो फिर जो पुरानी हल्काबंदी है उसकी बुनियाद के ऊपर इलेक्शन नहीं होगा, फिर हल्काबंदी नहीं होगी। ठीक है, उसके लिए वाला टाइम चाहिए। फिर वो 90 दिन वाली बात जो थी वो मैं ये बड़े क्लियर कह सकता हूं कि वो असेंबली ने खुद खत्म की है। आज वही लोग जो हमारे हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कराओ, 90 दिन में कराने चाहिए, तो उन्हें नहीं पता था इस बात का। हाँ, कि इलेक्शन कि जब एक सेक्शन 17(2) मौजूद है इलेक्शन एक्ट में कि अगर मर्दमशुमारी पास हो गई, हो चुकी थी, पास ना करते तो पुराने हल्के से हो जाने थे, फिर 90 दिन में पॉसिबल था। फिर उन्होंने एक और इसमें आखिरी दिनों में जाते हुए एक और तरमीम कर दी, उसमें इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दे दिया कि वो जब चाहे इलेक्शन को लेट कर सकता है। सही है। वो जो बाइंडिंग थी 90 दिन की, उसमें से इलेक्शन कमीशन को खुद ही रिलैक्स कर दिया, रिलीफ दे दिया। तो अब तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी है, वो जब चाहे इलेक्शन कराए। तो अब मर्दमशुमारी हो रही है, उस पर हल्काबंदियां हो रही हैं, हल्काबंदियों के बाद उस पर अपीलें हैं, अपीलों के फैसले होंगे, 2 माह लगे, 3 माह लगे, जिस तरह भी टाइम लगेगा उसके बाद वो फिर देंगे। और उसमें भी वो पाबंद नहीं है कि वो 90 दिन में देंगे, उनकी मर्जी है, मतलब जब मर्जी दे रहे हैं। तो इसका आप शोर नहीं मचा सकते कि अभी आप ये साबका पार्लियामेंट का कसूर है। अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, तो मैं तो इससे आगे बढ़ के कहता हूं कि अदलिया भी अब इसमें मुदाखलत नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में अदलिया के पास भी इख्तियार नहीं है कि अदलिया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को चेंज करे, क्योंकि उन्होंने उनको 2 दे दी कि जी मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नए हल्काबंदियां, तो टाइम लगेगा, और लामहला वो जब चाहे इलेक्शन करवा दें, उसको लेट भी कर सकते हैं। अच्छा, तो फिर आप क्या समझते हैं कि हल्काबंदियों को जो है वो किस तरह चैलेंज किया जा सकता है? हल्काबंदियां इन्होंने इस दफा आबादी की बुनियाद के ऊपर की है। ठीक है। और उस आबादी की बुनियाद के ऊपर 10% की उन्होंने उसको दी है गुंजाइश कि 10% प्लस माइनस हो सकता है, उसमें ज्यादा नहीं किया जा सकता, 11-12% नहीं। तो आबादी की बुनियाद के ऊपर लामहला, ये इंडिविजुअल का तो काम नहीं है, ना इंडिविजुअल इसको कर सकता है, तो ये रिप्रेजेंटेशन जाएगी। तो उसमें अमूमन माजी में भी देखा है कि इस पर बहुत ही कम इसमें अपीलें लोगों की मंजूर होती हैं, ज्यादातर जो वो कर देते हैं वही तकरीबन फाइनल रहती है। सही। तो उसमें मुल्तान के साथ बहरहाल एक बड़ा लॉस हुआ है, जो मेरे लिए बड़ा हैरान कुन है कि मुल्तान की आबादी भी बड़ी है, मुल्तान का वोटर भी बड़ा है, लेकिन सूबाई असम्बली में मुल्तान की 13 सीटों से 12 हो गई। यानी साबका इलेक्शन में 2018 में जो मुल्तान के वोटर हैं उनकी तादाद गालबन 24 या 25 लाख है। सही। और अब 30,75,000 या 76,000 के लगभग है, मुझे एग्जैक्ट नहीं, यहाँ तक तकरीबन फिगर है। 5.5 लाख 6 लाख वोट बड़ा है मुल्तान का जिले का, लेकिन सीटें हमारी उन्होंने एक कम कर दी, 13 से 12 कर दी। तो आप किस में से इसके फिर क्या असरात होंगे, क्या नतीजा निकलेगा इस तरह जो ये तमाम चीजें जो हैं, सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है? देखिए, हाल तो सिर्फ सिवाय इलेक्शन के और तो कोई नहीं, लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि कोई वजूहात होंगी जो इलेक्शन लेट किए जा रहे हैं, और लेट करने की कोशिश तो हो रही है। और मैं समझता हूं कि इसमें सियासी पार्टियां कसूरवार हैं। हम अगर इनको बिल्कुल हम इनको बेल आउट नहीं कर सकते। उन्हें पता होना चाहिए था कि जो हम तरमीम कर रहे हैं, इस तरमीम से इलेक्शन लेट होगा, और वो तरमीम उन्होंने की। और तरमीम करने में पूरी की पूरी पार्टी शामिल थी, पीपल्स पार्टी शामिल थी, मुस्लिम लीग नून शामिल थी, फजल रहमान साहब की पार्टी शामिल थी। जब सेनेट में गई है, वहां पीटीआई के 25 सेनेटर भी बैठे थे। मतलब किसी ने भी इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई। इसका मतलब है कि ये अंदर खाने, ये अंदर की अपनी कमिटमेंट थी, लोगों को ये बेवकूफ बना रहे हैं। और अब आप ये देखिए कि बड़ा हैरानी होती है मुझे तो जब ये कहते हैं कि हम इलेक्शन को 90 दिन से लेट नहीं होने दें, वो तो हो चुका है ऑलरेडी भी। हम पिछले जब निगरान सेटअप को देखें तो 90 रोज में तो कुछ भी नहीं हुआ था, तब भी कोई इलेक्शन की तरफ नहीं गए थे। और अभी भी कोई सूरत हाल जिस तरह अब सारा कुछ अपने इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया है, तो फिर तो मजीद जो है वो डिले होगा। जब तो उनकी मर्जी है जी। हाँ, अब तो जब उनका दिल चाहेगा, जब उनको लगेगा कि हाँ अब इलेक्शन करवा देने चाहिए, तो देन हो जाएगा। अब ये तो बस एक सियासी टूल के तौर के ऊपर मैं समझता हूँ कि अपने वोटर्स को, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी, मुस्लिम लीग की लीडरशिप भी, अब ये लोगों को, और इस तरह पीटीआई की लीडरशिप भी लोगों को बेवकूफ बना रही है कि इलेक्शन लेट हो रहे हैं, हम तो 90 दिन में चाहते हैं। भाई आप खुद तो करके आए ये सारा कुछ, असेंबली में बैठ के आप इसके ऊपर ये बिल पेश का अब ये बिल आपने पास किए हैं, और इन्हीं बिल की बुनियाद के ऊपर तो आपने सारे का सारा उठा के इलेक्शन कमीशन के हाथ में दे दिया। उससे आइन को भी फारग कर दिया, पार्लियामेंट को भी फारग कर दिया, तमाम इदारे फारग हो गए। इलेक्शन कमीशन अब इंडिपेंडेंट है, वो जो मर्जी करे। अच्छा, इसमें अब अदलिया कुछ भी नहीं कर सकती? जिस तरह हम अदलिया की तरफ एक बात करते हैं कि इसको चैलेंज किया जाए या इसके ऊपर आवाज उठाई जाए, दरखास्त दी जाए, तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि जहाँ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा वहां अदलिया उसकी तशरीह तो कर सकती है, ठीक है, लेकिन उसे चेंज नहीं कर सकती। अदलिया का काम जो है वो कानून, बने हुए कानून की तशरीह करना है उसने, सही, कानून को चेंज नहीं करना।
इन दिनों भी सुप्रीम कोर्ट में यही केस चल रहा है ना जी, कि हम इसको कानून को चेंज नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस साहब बड़े क्लियर है इस हवाले से कि अब पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को चेंज नहीं कर सकते, उसकी तशरीह कर सकते हैं कि इसका ये मतलब निकलता है, लेकिन उसको बिल्कुल उसको उठा के साइड पर नहीं रख सकते। अब अगर पार्लियामेंट ने फैसला कर दिया कि नए सेंसस जब हो जाएंगे और अप्रूव हो जाएंगी, मर्दमशुमारी अप्रूव हो जाएगी, तो नई हल्काबंदियों होंगी पहले इलेक्शन से पहले। मैं नहीं समझता कि उसको अदलिया चेंज कर सकती। ठीक हो गया। अच्छा मजीद ही जानते हैं आपसे, इसके साथ हसन ये बताएं कि इस टाइम जो सेंट्रल जेल मुल्तान है, इसमें कैदियों के हवाले से बात कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं और अभी मजीद उस पर कितना काम किया जा रहा है। सेंट्रल जेल या जेल का लफ्ज़ सुनते ही हमारे जहन में सबसे पहले यही चीज़ें आती हैं कि किसी ने ऐसा हीनियस क्राइम किया होगा तो वो जेल के मुंह तक गया है। मेरा एक दिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या फॉर्चुनेटली कह लें, मेरा एक दिन डिस्ट्रिक्ट जेल में चक्कर लगा, तो वहाँ से सुपरिटेंडेंट से टाइम बना हुआ था, मुलाकात हुई उनसे। तो वहाँ पर मेरे लिए वेरी फर्स्ट टाइम एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं जेल गया और मैंने देखा तमाम चीज़ें। तो वो उन्होंने मुझे बताया मुकम्मल। अब पहले तो हमारे जहन में ये होता था कि कैदी जो हैं अंदर वो मोबाइल भी यूज़ करते हैं, कैदियों के पास जब कोई मुलाकाती जाते हैं तो वो अंदर एक दूसरे से चीज़ें भी एक्सचेंज करते हैं। अब मुलाकाती जब जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी होती हैं ये वो। लेकिन अब जेल का जितना भी सिलसिला है ये अक्सर चेंज हो चुका है। सारा का सारा काम जो है वो IT बेस्ड हो रहा है। यानी एक मुलाकाती जेल में किसी बंदे से मिलने जाता है तो उसके पास तमाम कवायफ होने चाहिए, उस बंदे को मिलने की इजाज़त है। यानी सबसे पहले तो वो अगर उसका ब्लड रिलेशन है तो उसके पास शनाख्ती कार्ड हो, तो जो बंदा उसका अंदर है तो वो उससे मुलाकात कर सकता है। दूसरे नंबर पर आ जाएं कि जी मुलाकाती जो लोग आते हैं तो उनके बैठने का या उनके लिए वेटिंग एरिया किस तरह का है। तो जितने भी लोग वहाँ पर मुलाकाती आते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा एक सिस्टम मैकेनिज्म बनाया हुआ है मुकम्मल उन्होंने, कि वो वहाँ पर उन्होंने बेंचेस लगाए हुए हैं। यानी गर्मियों के हिसाब से वहाँ पर हीटर्स लगे हुए हैं, गर्मियों के हिसाब से वहाँ पर AC वगैरह लगे हुए हैं, सर्दियों के हिसाब से वहाँ हीटर्स वगैरह लगे हुए हैं, वाटर कूलर ये तमाम चीज़ें हैं। तो वो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे सारा मैकेनिज्म बताया कि एक जो जेल का कंसेप्ट था वो अक्सर अब हम लोग चेंज कर चुके हैं, IT बेस्ड हो गया है। यहाँ पर जितने कैदी हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं, आप सुनकर शायद आप हैरान हो कि 7 दिनों में से 6 दिन और एक टाइम पर वहाँ पर कैदियों को चिकन मिलता है। यानी वहाँ पर जो खाना है वो एक बेहतरीन तरीके का वहाँ पर खाना प्रोवाइड किया जाता है। वो मुकम्मल एक उन्होंने मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि जो पूरे पंजाब की जितनी भी जेल्स हैं वहाँ पर एक टाइम पर सेम खाना चलता है। तो वो खाने का जो मयार है वो भी बहुत अच्छा है वहाँ पर जितने लोग आते हैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाता है। दूसरे नंबर पर वहाँ पर जो कैदी हैं उनके लिए क्या क्या सहूलियात हैं। कैदियों के लिए प्ले ग्राउंड उन्होंने दिया हुआ है, कैदियों के लिए उन्होंने लाइब्रेरी दी हुई है। अंदर लाइब्रेरी जो है वो तकरीबन 1300 से 1400 किताबों पर मुश्तमिल है। और अगर कोई कैदी जो पढ़ा लिखा कैदी है, जो कहता है कि मैं मेहनत मजदूरी नहीं करना चाहता, मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, तो उसे वहाँ पर पढ़ाई की भी सहूलत दी जाती है। यानी इस तरह से भी वहाँ पर मैकेनिज्म है। और अब उसके बाद अब अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ पर पहले था एक छोटा हॉस्पिटल, तो अब वहाँ पर THQ टाइप जेल के अंदर ही हॉस्पिटल बनाया जा रहा है कि यानी वहाँ पर बाकायदा तौर पर एक 17 ग्रेड का डॉक्टर जो है वो डिप्यूट किया जाएगा, वो वहाँ पर बैठेगा। वहाँ पर वो जितने भी कैदी हैं उन्हें कोई छोटा मोटा, अगर पहले तो यूं है कि अब जो करंटली सिलसिला है वो ये है कि बाहर से डॉक्टर बुलवाया जाता है, यानी 10 दिनों बाद वो आता है या हफ्ते में एक आध मरतबा आता होगा, जैसे भी उनका सिलसिला होगा। तो वहाँ पर स्पेशली एक डॉक्टर को डिप्यूट किया जाएगा। अब वो किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मेडिसिन भी अंदर से मिलेंगी और बेड की जो तादाद है वो भी बढ़ाई जा रही है। तो यानी जेल के अंदर भी एक ऐसे समझने एक नई दुनिया आबाद है। अच्छा, सफाई के हवाले से हम अक्सर देखते हैं ना कि जेल में आपको इतनी कुछ नजर नहीं आता, तो उस पर कितना काम किया गया? जेल के अंदर सफाई के मामला बहुत अच्छे हैं। यानी आप जहां से लेकर जहां तक आपकी नजर जाती है तो आपको तमाम चीजें क्लियर मिलती हैं। लेकिन यह है कि काफी सारी ऐसी जगह होती हैं जो थोड़ा सा मिसमैनेज हो भी जाता है। मुकम्मल तो कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन यह है कि जो एक तरह का हमारे जहन में स्टीरियोटाइप एक कंसेप्ट था ना, उसे तोड़ा जा रहा है। वहां पर एक अच्छा वो वहां जब मेरी उनसे बात हो रही थी वो बता रहे थे कि यहाँ पर एक तो क्राइम मर्डर वाला या कोई एक हीनियस क्राइम तो है ही, यहाँ पर अक्सरियत लोग जो हैं वो हालात के मारे हुए आते हैं। यानी अब जिस तरह से हालात चल रहे हैं तो लोग, पढ़े लिखे लोग, नौजवान लोग जो हैं वो
इस तरह के क्राइम में इंडल्ज हो रहे हैं। तो उनके लिए ये तमाम चीजें देखते हुए उन तमाम लोगों के लिए ये तमाम सहूलियात दी जा रही हैं कि जब वो यहाँ पर आएँ तो उनके लिए लाइब्रेरी भी हो, उनके लिए खाने का भी अच्छा सामान हो, उनके लिए हॉस्पिटल भी हो। और बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जितने भी वहाँ पर लोग हैं उनके लिए नाजरा की तालीम भी दी जाती है। कोई अगर शख्स हिफ्स करना चाहता है तो हिफ्स भी कराया जाता है, यानी दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम में दी जाती है, ताकि एक बंदा अगर बुराई करके यहाँ आ भी गया तो उसे समझाया जाए, सुधारा जाए, ना काउंसलिंग भी की जाए। इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही बात कर लेते हैं सर, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जैसे जनवरी में बोला गया कि इलेक्शंस होंगे, तो आप ये बताएं कि इस हवाले से बताइए कि किस तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियां जो है कर सकता है, किस तरह काम करेगा? देखिए, दो चीजें, अभी तो हल्का बंदियों की इब्तदाई लिस्ट उन्होंने जारी की है। अभी इस पे एतराजात भी होंगे, इस पे अपीलें भी होंगी, लिटिगेशन भी होगी, तो लामहला वो अपना टाइम लेगी। फैसलों में तो टाइम लगता है ऑटोमेटिकली, उसमें सारी पार्टियों को बुलाना होता है और तलब करना होता है, आर्गूमेंट होते हैं और टाइम लगता है। तो जब हल्का बंदियां फाइनल जब अनाउंस होंगी उसके बाद फिर वो डेट देंगे। सही। अब मैं समझता हूं कि सिर्फ लोगों को मुतमिन करने के लिए उन्होंने दे दी कि जनवरी के आखिर में हम करवा देंगे। हाँ। डेट नहीं दी उन्होंने। अब आखिर का तो कोई लिमिट नहीं है ना कि कौन सी डेट है। लेकिन जब हम पाकिस्तान के जोग्राफियाई हालात को देखते हैं, मौसमी हालात को देखते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जनवरी में ये इलेक्शन करवा सकेंगे। अब जनवरी में केपीके का तकरीबन आधा इलाका बर्फबारी में खड़ा होगा। हाँ। बलूचिस्तान आधा बर्फबारी में खड़ा होगा। अब जहां इतनी बर्फबारी होगी, सर्दी होगी, तो उन इलाकों में इलेक्शन कैसे पॉसिबल है? तो लामाला फिर इलेक्शन कमीशन के पास, जो मैंने पहले बताया कि उन्होंने दे दिया है कि वो चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब वो मौसम का बहाना बना के उसको लेट कर देंगे। बहाने तो वैसे ही ऑलरेडी तैयार होते हैं। उनके पास है और बिल्कुल वो बाख्तियार है। वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए कहेंगे कि जी मौसमी हालात ठीक नहीं है। लामहला वहां का वोटर भी रिएक्ट करेगा, वहां का जो उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहा होगा वो भी रिएक्ट करेगा कि भाई मेरा क्या कसूर है कि मुझे यहाँ सर्दी में और बर्फबारी में मैं कहाँ चल सकूंगा। तो वोटर को निकालना लाना, इलेक्शन पोलिंग डे के ऊपर लाना, ये एक मुश्किल काम होगा। तो लामहला उसका फिर जो ही एतराजात आएंगे तो इलेक्शन कमीशन उसको और लेट कर देंगे। अच्छा, इस टाइम जो इतनी कैंपेन चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं, हर बंदा अपने उसमें लगा हुआ है इलेक्शन की, अच्छा जी इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि या हर बंदा तो है फिर अफसुर्दा तो हो गया होगा यकीनन? देखिए, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी जो इस वक्त तीन जो रूलिंग पार्टियां हैं, तीनों इस वक्त मैं समझता हूं कि एक इंडिपेंडेंट और जमहूरी पार्टियां नहीं रही। जमहूरियत पहली बात तो ये कि अपने अंदर जमहूरियत नहीं है, फॉलोअरशिप के ऊपर चलती हैं। अपने इनको कारकुन नहीं चाहिए होता, ये इनको फॉलोअर चाहिए होता है। और ये फॉलोअरशिप और फॉलोअर बेस्ड पार्टियां हैं, ये कारकुन बेस्ड पार्टियां नहीं है। किसी कारकुन को यहाँ कुछ नहीं मिलता, कारकुन सारी जिंदगी फिरता रहे, उसको कोई चीज नहीं मिलती। जो लोग पैराशूटर आते हैं पैसे के जोर के ऊपर, ताकत के जोर के ऊपर, जिन्हें आज एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज जिनके लिए रख दिया इलेक्टेबल, जिन्हें माजी में लोटा कहा जाता था, आज उनकी हमने इंग्लिश में बहुत सारी आसानियां कर दी हमारे लिए, बहुत सारे रिस्पेक्टेबल लफ्ज हमें दिए हैं। उनमें यह भी एक रिस्पेक्टेबल लफ्ज था, जो लोटा जिसको हम कहते थे, वो अब इलेक्टेबल कहलाता है। वो इलेक्टेबल तो है, वो एक पैराशूटर्स हैं, वो उतरते हैं और जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है। और पार्टियों की हालत भी यही है कि वो किसी खास जगह के ऊपर देखती हैं और बार बार देखती हैं कि जी हमें जो मैदान है, अब ये लेवल प्लेइंग फील्ड लेवल, मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस पर, मुझे बड़ा हंसी भी आती है कि व्हाट मीन बाय लेवल प्लेइंग फील्ड। जमहूरी पार्टियों के लिए तो हर फील्ड में वो खेलती हैं। दुनिया में आप देखें इलेक्शन, जो डेमोक्रेटिक मुल्क हैं, हमारे हमसाये में खड़े हैं, यूरोप के सारे मुल्क डेमोक्रेटिक खड़े हैं, उनके तो कभी किसी सियासतदान ने नहीं कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें। लेकिन ये हमारे यहाँ ये जो तीनों रूलिंग पार्टियां ये कहती हैं कि हमें मैदान साफ करके और क्लियर करके दे दें ताकि हम इलेक्शन लड़ लें। ऐसी अब उसके पीछे कहानी यही होती है कि हर चीज हमारे कंट्रोल में दें, हर इदारा, इंतजामिया इदारा, अदलियां हमें सपोर्ट करें। तो इसको ये लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं कि जब तक ये इन्हें ना मिले ये उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं कहते, और उसके ऊपर ये फिर इतराज करते हैं। हार जाएं तो फिर इनका ये तक धांधली हो गई है, जीत जाएं तो जी हम तो जनाब वाला लोगों ने हमें वोट दिया। तो इस हवाले से ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी सिर्फ अपने कारकुन के साथ भी धोखा कर रही हैं, वोटर के साथ भी धोखा कर रही हैं। उन्हें सिर्फ इंगेज रखें, उन्हें पता है ये इतने बच्चे नहीं हैं, ना इतने वो भोले हैं कि उन्हें पता नहीं है कि इलेक्शन कब होना है। उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है, वो ये करके उठे हैं वहाँ पे असेंबली में बैठ के आखिरी दिनों में।
आखिरी दिनों में जितनी भी कानून साजी की है वो पब्लिक के लिए तो नहीं की इन्होंने, वो चंद अपने मखसूस मकासद के लिए की है। और उसका मकसद भी यही था कि थोड़ा सा इसको लंबा किया जाए, और पब्लिक को एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं कि जी एक बयान देते हैं। लेकिन अब बहरहाल एक चीज़ बड़ी हैरान कुन अब हुई है और अच्छी भी हुई है कि पब्लिक उनकी वोटर उनकी उस बात के ऊपर अब कान नहीं धर रहा। वोटर को अंदाजा हो गया कि हमें चीट करते रहे, हमें अब भी चीट कर रहे हैं। अच्छा, अभी बहुत रिसेंटली अभी हम जो देखते हैं कि अवेयरनेस के हवाले से लोगों में, वैसे तो पहले भी मैं समझती हूँ लोगों को पता था, लेकिन अब मजीद ज़रा शऊर भी आ चुका है, लोगों को पता चल चुका है। जबकि जितनी जिस तरह महंगाई है, बेरोज़गारी है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और जिस तरह अभी टैक्सेस में मजीद इजाफा कर दिया गया है, तो लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। तो अभी तो मेरे ख्याल में शायद कोई भी ऐसी सियासी पार्टी जो बहुत अरसे से इस हुकूमत को लेकर चल रही थी, उनके ऊपर एतबार नहीं रहा। नहीं देखिए, अब तो लोग क्वेश्चंस करते हैं। नहीं, लोगों का हक बनता है। हाँ, देखिए 1985 से हमारा मुल्क ये डिरेल होना शुरू हुआ। 1985 के बाद हम माइनस की तरफ गए। कोई हुकूमत भी ये दावा नहीं कर सकती कि हमने इकोनॉमी को स्टेबल किया। हाँ, ये किसी के यहाँ ज्यादा हुई, किसी के यहाँ कम हुई। ये तो वो दावा कर सकता है कि मेरे दौर में जो महंगाई 20% हुई है, उसके 30% हुई है। हुई जरूर है। डॉलर देखें 85 के बाद रुका ही नहीं, हर गवर्नमेंट के अंदर। अब ये दावा करना कि जी उस जमाने में फलां दौर में 60 रुपए था, फलां दौर में 70। बात यह है कि जब वो गवर्नमेंट छोड़ के गया था तो 60 से 55 तो नहीं हुआ था, 60 से 70 हुआ था, 60-70 हुआ था। 70 वाले से 100 हो गया, 100 वाले से 150 हो गया, मतलब बढ़ता ही गया है, ये रुका नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर ग्रिप नहीं थी। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो चीज है वो ये है कि जी हम बाहर से लेके आ रहे हैं, दूसरा पैसा लेके आ रहे हैं जी, इंडस्ट्री लेके आ रहे हैं। आज तक तो नहीं आई, कौन को धोखा दिया जाता रहा। खुद अपनी इंडस्ट्रियों को ये प्रमोट करते रहे, तरक्कियां देते रहे। दुनिया में आप जिस मुल्क को भी देखें जिसने तरक्की की है, जापान है, जर्मनी है, जो इस वक्त जो लेटेस्ट जो ग्रोइंग हुए हैं, जो चाइना है हमारे सामने खड़ा है, अब वहां पे बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई, वहां पे कॉटेज इंडस्ट्री गई है। अब अगर एक गाड़ी एक इंडस्ट्री बना रही है तो उस गाड़ी के पुर्जे जो है वो 1000 जगह पे बन के आ रहे हैं, छोटे छोटे घरों में, छोटी छोटी जगहों पे बन के आ रहे हैं, छोटे छोटे लोग इंडिपेंडेंट हुए। अब पाकिस्तान में ये हुआ, बदकिस्मती हम मैं कह सकता हूं कि हमने अफसरशाही की शक्ल में एक ऐसे खतरनाक लोग मार्केट में लॉन्च किए रियासत ने कि उन्होंने किसी शख्स को चलने ही नहीं दिया, किसी शख्स को बिजनेस करने ही नहीं दिया। अब अगर कोई किसी शख्स ने कोई बिजनेस शुरू कर लिया तो अगले दिन वहां पे वापडा पहुंच गया कि जी हम तो कमर्शियल रेट लगाएंगे। अगले दिन बासा पहुंच गया कि जी हम तो आपके जो बाथरूम है वो भी कमर्शियल करेंगे। ऐसे ही। अच्छा, अब वो बाहर निकला तो फिर एक टैक्स, उसको ऐसे गंभीर जगह पे उलझा दिया उन्होंने कि उसको ऑटोमेटिकली बिजनेस बंद करना पड़ा। बिजनेस फ्रेंडली कोई इदारा नहीं। हमें अगर इस मुल्क को चलाना है तो बिजनेस फ्रेंडली इदारे देने पड़ेंगे। ऐसी जमात को लाना पड़ेगा जो बिजनेस फ्रेंडली हो, जो पब्लिक फ्रेंडली हो, जो जमहूरी जमात हो। बिल्कुल ऐसे ही। अब बात यह है कि अब इनके अंदर भी जमहूरियत नहीं है। अब देखें कि पीपल्स पार्टी का नाम सिवाय भुट्टो खानदान के और कोई नहीं। भुट्टो खानदान को माइनस करते पीपल्स पार्टी जीरो हो जाएगी। इसी तरह मुस्लिम लीग जो है वो नवाज शरीफ फैमिली का नाम है, उसको माइनस करें पार्टी जीरो हो जाती है। हमारे सामने लेटेस्ट पार्टी उठी, नौजवानों ने उसको पसंद किया, लोग उसके साथ खड़े हुए चले, लेकिन वो भी वन मैन शो है, इमरान खान के साथ चल रही है। इमरान खान को आज आप साइड पे कर दें, पीटीआई जीरो हो जाएगी। तो ये चीजें एक डेमोक्रेटिक मुल्क के लिए, 24 करोड़ जो आवाम का मुल्क है, वो इस निजाम से नहीं चल सकता। बड़ी माजरत से कहता हूं, ये माइनस की तरफ जाएगा, प्लस की तरफ नहीं जा सकता। प्लस की तरफ जाने के लिए जमहूरी पार्टियों के अंदर जमहूरियत लानी पड़ेगी, इदारों को ठीक करना पड़ेगा, बिजनेस फ्रेंडली करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं मुल्क की माशी सूरत बेहतर होगी, फिर ये इलेक्शन हमें को अच्छा रिजल्ट दे सके। अच्छा, वही बात है, सिस्टम बेहतर, सिस्टम नहीं बेहतर होगा तो वाकई कोई चीज़ भी हमारी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकती। अच्छा जी, इसके साथ साथ हसन ये भी बताइएगा, अभी जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, उस हवाले से बताइएगा कि मुल्ज़िमान को जो है पकड़ने में कितनी आसानी होगी, और पुलिस के हवाले से भी जानेंगे कि पुलिस क्या कार्रवाइयाँ कर रही है। हमेशा एक बात करता हूँ और आज भी उसी बात को दोहराऊंगा कि जब टेक्नोलॉजी जदीद होती है तो क्राइम भी जदीद होता है, जब क्राइम जदीद होता है टेक्नोलॉजी भी जदीद होती है। जिद्दत हर चीज़ में आती है, जैसे इंसान में जिद्दत आती है वैसे ही क्राइम में भी जिद्दत आती है। पहले हम देखते थे कि क्राइम कोई ऐसे छोटा सा, किसी की अगर घर के बाहर से बाइक चोरी हो जाती थी या कुछ भी इस तरह से छोटा मोटा ऐसे क्राइम हो जाता था तो बंदा कहता था यार पता नहीं कौन पकड़ा जाएगा, कैसे पकड़ा जाएगा। फिर जिद्दत आई, सीसीटीवी फुटेज लोगों ने लगवा ली, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अब जियो फेंसिंग के बाद और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी क्या है,
जदीद टेक्नोलॉजी ये है, सबसे पहले तो हमने सुना कुछ दिन पहले ई गैजेट आ गया है। ई गैजेट क्या था वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जब भी कोई मोबाइल लेने जाता है, खरीदने जाता है या बेचने जाता है, तो वो पंजाब पुलिस ने एक ऐप दी हुई है, उसमें IMEI नंबर वो डालते हैं, देखते हैं कि ये किसी शुदा मोबाइल या कुछ भी इस तरह से। अब उससे बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजी क्या है? उससे बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजी ये है कि नादरा के साथ कोलैबोरेशन की है पंजाब पुलिस ने। पंजाब पुलिस ने कोलैबोरेशन करने के बाद तमाम जितने भी रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान या वो लोग जो कोई 1, 2, 3 मरतबा जिनका कोई इस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो तमाम चीज़ें उन्होंने अपडेट कर दी हैं। और अब जहां पर किसी हॉस्पिटल में, किसी भी होटल में, जहां पर जो नाइट स्टे वाले होटल्स होते हैं, वहां पर जब भी कोई बंदा बुकिंग के लिए कमरा लेगा या कुछ भी लेगा, तो उसकी बायोमेट्रिक करवाई जाएगी, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। वो रिकॉर्ड चेक किया जाएगा कि ये बंदा कोई मुलजिम है, किसी रिकॉर्ड में मुलविस रहा है या कुछ भी इस तरह से, उसका कोई भी रिकॉर्ड होगा वो सारा का सारा आ जाएगा। अब हर थाने की हदूद में आप देख लें कि अगर 5 होटल्स हैं, किसी थाने की हदूद में कोई होटल भी नहीं है, लेकिन वहां पर यह है कि कोर्ट्स में जाने के लिए, होटल्स में जाने के लिए या कुछ भी इस तरह के कोई इवेंट्स हैं, वहां पर जाने के लिए हर पुलिस एहलकार को ये ड्यूटी दी गई है कि उनके पास जो बायोमेट्रिक मशीन है, उनके पास जो सारा का सारा सिलसिला है, वो सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड स्कैन करें या उसकी बायोमेट्रिक करवाएं, तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। हम आम रूटीन में पहले देखते थे, जो रिवायती तरीका है, आज भी वही अभी तक चल रहा है, क्या कि जी नाका लगा हुआ होता है, वहां पर रोक लिया जाता है, पूछते हैं शनाख्ती कार्ड दिखा दें, अपनी बाइक की, गाड़ी की, जो चीज़ आप चला रहे हैं इसके आप डॉक्यूमेंट्स दिखा दें और तमाम चीज़ें क्लियर हैं। लेकिन अब इस तरह से नहीं होगा। अब ये चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी लॉन्च हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे पेनिट्रेट करने में। ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ये एकदम से नहीं आ जाती, वक्त लगता है तमाम चीज़ों को आने में। लेकिन ये है कि जब ये पेनिट्रेट हो जाएंगी तो इसका आप इफेक्ट देखें कितना लॉन्ग लास्टिंग और वास्ट इफेक्ट है इसका। इससे मजबूती क्या आएगी? इससे मजबूती ये आएगी कि जो लोग फरार होने की कोशिश करते हैं या जो लोग साइड लाइन हो जाते हैं, छुप जाते हैं, या वो अपना भेस बदल बदल कर, कभी दाढ़ी रख ली, कभी बिल्कुल क्लीन शेव हो गए, कभी बिल्कुल बाल कटवा दिए, इस तरह से जब वो अपना भेस बदल बदल कर मार्केट में आते हैं, तो लोगों के लिए पहचानना, पुलिस के लिए भी पहचानना उन्हें काफी ज्यादा मुश्किल होता है। जब बायोमेट्रिक होगी उनकी, वो कहीं रिहाइश पजीर होंगे, कहीं जाएंगे, नाके पर रुकेंगे, कहीं कोर्ट में जा रहे हैं, कचहरी में जा रहे हैं, उसके अलावा कहीं वो होटल में जा रहे हैं, बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल तो करना है हर शख्स ने, ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब बायोमेट्रिक होगी तो उसका सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा कि आया ये कहाँ का रहने वाला बंदा है, ये कितने केसेस में मुलविस रहा है, पुलिस को इश्तेहारी था, A कैटेगरी का है, B कैटेगरी का है, C कैटेगरी का है, अदालती मफरूर है, मर्डर के केस में था, रॉबरी विद मर्डर था, या जिस भी किसी भी हीनियस क्राइम में या स्मॉल क्राइम में, किसी भी माइनर क्राइम में या मेजर क्राइम में वो अगर रिकॉर्ड याफ्ता होगा तो पुलिस को पकड़ने में उसके लिए आसानी होगी। ये है हमारी जदीद टेक्नोलॉजी पंजाब। अच्छा, इसके साथ साथ फिर हम ये भी जान लेंगे कि जो थाना तुलंबा है उसकी हदूद में भी जो है वो कत्ल किए गए हैं 3। इस स्टोरी को डिस्कस करेंगे नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे थाना तुलंबा के हवाले से। जी हाँ, अज़ल से हम सुनते आए हैं कि ज़र, जन, ज़मीन फितना है, और किसी भी क्राइम के पीछे जब भी देखना हो क्राइम क्यों हो रहा है, क्या वजूहात हैं, मर्डर हो रहा है, किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो उसके पीछे ये 3 चीजें होती हैं, जन, ज़र, ज़मीन। अब जिस स्टेज पर हम लोग खड़े हैं या हमारा मुआशरा जिस स्टेज पर खड़ा है ना, तो वो ऐसे समझ लें कि ये 3 चीजें एज इट इज इम्प्लीमेंट हो रही हैं। आप देख लें, किसी के साथ गन पॉइंट पर, किसी के साथ रॉबरी हो रही है, किसी के साथ कोई चोरी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे क्या है? ज़र है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, कल 2 मर्डर हुए, उसके पीछे क्या थी? जन थी। आम रूटीन में हम देखते हैं भाई ने भाई को मार दिया, भाई ने भाई के बेटों को मार दिया, सगे बाप ने बेटे को आग कर दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, वो क्या वजह होती है? वो जमीन होती है। थाना तुलंबा में इसी तरह से ही एक केस हुआ कि वहां पर किस चीज का इशू था? वहां पर ज़र का इशू था। कुछ लोग आते हैं सिंध से, शिकारपुर से, वो उनका एक इस तरह का सिलसिला होता है कि आम रूटीन में देखें, वो वहां से कुछ अपना एक रेवड़ उठाते हैं, वो ऐसे चराते 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 वहां से, और पंजाब वाली साइड पर आते हैं, पंजाब वाली साइड से होते हुए वो फिर सेल आउट कर देते हैं। उनका ऐसे समझ लें कि खानदानी यही काम, यही कारोबार चलता आ रहा है। तो वहां पर क्या हुआ, एक बंदा जो कि पहले एक हीनियस क्राइम में मुलविस था, जेल काट कर गया हुआ था,
जेल काट कर जैसे ही वो छूट कर गया तो उसकी एक बंदे के साथ मुल्तान में ही दोस्ती हुई, हेलो हाय हुई, जिसके पास 40 तकरीबन आप समझ लें छोटे बकरे बकरियां थे और 20 से जायद उसके पास तकरीबन बड़ा रेवड़ था, जो कि आप उसे कह लें कि भैंस थी, गाय थी, इस तरह का। तकरीबन मालियत जो बनती थी इन तमाम चीज़ों की वो राउंड अबाउट 40 लाख के करीब थी। 40 लाख एक आम बंदे के लिए इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट। तो वो उसकी जब उसके साथ दोस्ती हुई, उसने कहा कि यार आप मुल्तान से आगे आपने जाना है तो क्यों ना यूं करते हैं कि आप यहाँ से होते हुए आप अगर हमारे पास खाने वाल आए तो खाने वाले एक मेरा दोस्त है, उसका रकबा है, उसने भी जानवर रखे हुए हैं, वो उसी की ज़मीन से आपके भी जानवर जो हैं घास शास खा लेंगे। आप यहाँ पर किसी एक बड़े बंदे के पास रह रहे हैं, जिम्मेदार के पास, वो गालियाँ भी देता है, आपको तंग भी करता है, काम भी निकलवाता है, सब कुछ करता है, आपकी कोई इज्जत नहीं है, क्यों ना आप आगे रेवड़ लेकर जाने तो आप मेरे पास आ जाएं। दोस्ती हो गई, घरों में आना जाना, ये वो सब कुछ हो गया। पीछे क्या था? जन का, जन नहीं जर का लालच था। दोस्ती हुई, यहां से वो खानेवाल से आगे जाते हुए तलंबा पहुंच गए। वहां पर एक घर में जाकर ना, अब उनके लोगों में कौन कौन था? 2 बड़े लोग थे और 2 छोटे लोग थे। 2 बच्चे थे, 2 बड़े लोग थे और वो अपना रेवड़ चराते थे। खैर वहां पर वो गए तो वहां पर उस बंदे के जहन में तो लालच ही थी ना, उसने क्या किया, उसने दोनों लोगों का मर्डर कर दिया, जो 2 बड़े लोग थे। और जो बच्चे थे वो काफी छोटे थे, एक को कहीं दूर जाकर छोड़ दिया, दूसरे को बिल्कुल ऑपोजिट जाकर उन्हें लावारिस करके छोड़ दिया। खैर वो कोई एक बंदा मिला, उसने बच्चों से पूछा, करते कराते एंड में ये पता चला कि जी वो बच्चों ने बताया कि हमारे साथ इस तरह से ज्यादती हुई है, एक बंदा था और वो हमें इस तरह से यहाँ छोड़ के गया। खैर वो पुलिस आई, वो पीछे से जो लवाहिकीन थे उनका भी राब्ता नहीं हो रहा था अपने लोगों के साथ, वो उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। खैर करते कराते पुलिस उस जगह तक पहुंच गई जहां पर वो रेवड़ था। वो एक तलंबा के एक बिल्कुल बैकवर्ड एरिया है, वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स बने हुए हैं वहां पर, और वो वहां पर रिहाइश पजीर थे। वहां पर वो बच्चे गए, उन्होंने कहा कि इस तरह से हमारा आते हैं, तो अगर आप हमें वहां ले जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा। खैर करते कराते पुलिस ने सारे जियो फेंसिंग की, सारे शवाहिद इकट्ठे किए और वो मुलजिम तक पहुंच गए। मुलजिम ने क्या किया, 2 पहले मर्डर किए, उनके जिस्म के साथ बड़े बड़े पत्थर बांध के और उनकी लाशों को कहां पर, साथ ही एक करीब नदी लगती थी उसमें फेंक दिया, ताकि वो लाशें ऊपर भी ना आ सकें, वो वहीं की वहीं नीचे ही रह जाएं। खैर वो लाशें तो फिर ना मिल सकें, वो डिस्पर्स हो गई होंगी या जो भी हुआ होगा। तो उसे जब पकड़ा तो अब 2 लोग थे, एक वो जिसकी यहां से दोस्ती हुई थी, दूसरा वो जिसकी वहां पर जगह थी, जिसके पास वो गए थे। अब एंड में क्या हुआ, उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया पैसों की बांट से। उसने कहा कि जी मैंने ये सारा ट्रैप किया था, ये गैंग मैंने पकड़ा है, तो मेरा हिस्सा ज्यादा होगा, 70% मेरा हिस्सा होगा, 30% तेरा होगा, क्योंकि तेरे पास मैं लेकर तेरी सिर्फ जगह इस्तेमाल हो रही है। उसने इसी बात से झगड़ा हुआ, रात को वो सोया हुआ था, उसने गन लोड की और उसे मार दिया। और वो सारे बेच बूझ के वो पैसे लेके फरार होने लगा तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। फिर ये इस तरह के केसेस बताने का क्या, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में भी एक बात करता हूँ, मैं यहाँ पर भी एक बात करता हूँ कि मुआशरे में इस तरह की चीजें बताने का, दिखाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा मुआशरा किस जानिब जा रहा है। हम तो लालच हो गई, चाहे आपका ये इस तरह के जो वाकयात हैं दिन ब दिन, वो लोगों की क्राइम में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है, लोगों के साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें, हम लोग तो अशरफुल मखलूकात हैं ना, हमारे लिए रुतबा क्या है, हमने तो लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी है, हमने तो लोगों को बताना है कि हमारा मुआशरा किस तरह का है। एज अ मुस्लिम भी अगर हम सोचें, एक साइड पर सिर्फ हम ये भी सोचें कि हम लोग इंसान हैं, किसी के साथ ज्यादती कर रहे हैं तो वो इन रिटर्न वो उसका रिपल इफेक्ट तो आना ही आना है ना, वो इन रिटर्न कहीं ना कहीं घूम फिर कर वो हमारे तक चीज पहुंचनी है। आज अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ, कानून हमारा बहुत मजबूत है, अगर उसे मजबूती से पकड़ा जाए तो। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, आपसे भी जानेंगे, जैसे कानून की बात भी बहुत की जाती है, आइन की भी बात बहुत होती है, इम्प्लीमेंट तो हमें कहीं पे भी नजर नहीं आता। आप क्या कहेंगे इस बारे में, जो इस टाइम हमारे तमाम करंट सिचुएशन चल रही है उसमें हमारा कानून और आइन क्या कहता है? देखिए, जब हम आइन की बात करते हैं, उस मसवदे की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि जिन लोगों ने इस आइन को पास किया था वो बड़े अजीम लोग, और बहैसियत कानून के तालिब इल्म के मैं उन्हें सलाम करता हूं। पाकिस्तान का आइन दुनिया का बेहतरीन आइन आप इसको कह सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स के हवाले से इससे अच्छे फंडामेंटल राइट्स शायद अमेरिका, यूरोप के पास भी नहीं है। यानी 8 से लेकर 28 तक के जो आइन के आर्टिकल हैं बड़े क्लियर हैं।
कि आप किसी शख्स को भी ना उसका मूवमेंट रोक सकते हैं, ना उसको बोलने से रोक सकते हैं, उसको आप मतलब एक मसावात है, मतलब एक जो उसके राइट्स का जो आईन ने दिया है बहुत ज्यादा दिया है। लेकिन जब दूसरी तरफ देखते हैं बदकिस्मती ये है कि वो मिल नहीं रहे ऐसे, तो उसमें लामाला कसूर फिर हम ही लोग हैं, खुद हम बतौर माशरा भी, बतौर इदारे भी, बतौर असम्बली भी, कि उस सब के बावजूद हम उस पर अमल नहीं करवा पा रहे। आज आप देखें कि लोगों के साथ जैसे हो रहा है, पहले भी बात हो रही थी इसी की जुराइम की, तो बड़ा क्लियर है हमारा कानून आइन, बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि जुर्म की भी सपोर्ट करनी है, मुजरम की भी करो, उसको सजा दिलवाओ। आर्टिकल 10 से बड़ा क्लियर है कि उसको भी राइट ऑफ दे, डिफेंस का राइट दें उसको भी, कि हो सकता है कि उसके ऊपर इल्जाम जितना लगा है उतना ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं आपके सामने रखूंगा कि अब मेरे ज़हन में नहीं, जिन सहाबी को काजी बना के भेजा तो उन्हें मशवरा दिया कि अगर आपके सामने एक शख्स आ जाए और उसने अपनी आंख उसकी निकली और उसने हथेली पर रखी हो और वो आके कहे कि फलां शख्स ने मेरी आंख निकाल दी है, तो आपने उस पर हद जारी नहीं करनी जब तक उसको सुन ना लो। हो सकता है ये उसके दोनों निकाल के आया खड़ा। एक बात वही बात आ जाती है ना, तो अब इसी तरह ये कि हमारे यहाँ मसला सिर्फ यही है कि हम बात करते हैं कि शायद पाकिस्तान में कानून और आइन नहीं है। कानून और आइन में एक स्ट्रांग मुल्क है, लेकिन अमल दरामद में इम्प्लीमेंटेशन में कमजोर हुआ खड़ा है और बहुत ज्यादा कमजोर हो गया। बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो का हिस्सा बने। हसन, आपको भी बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाजरीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी डॉक्टर मुगीस सईदी साहब, इस्लामी स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद अरशद साबरी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि नात खां हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही आपको पता है कि नाज़रीन, जैसे कि आज जुमे का दिन है, तो जुमे के दिन को हमेशा कहा जाता है कि तमाम दिनों का सरदार है। इसके फ़ज़ाइल भी हैं, इसकी बरक़ात भी हैं, बहुत सारे इसके इनामात भी हैं। आज के दिन के हवाले से जानेंगे कि कुरान और अहदीस की रोशनी में जुमे के दिन की फजीलत पर बात करेंगे, और साथ साथ जो है हम नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनेंगे। अच्छा, जुमे के दिन की हमेशा एक ख़ास अहमियत होती है और हमेशा बोला भी गया है कि जुमे की जो नमाज है वो बाजमात अदा भी करनी चाहिए, और बहुत सारी आज के दिन जो है वो दुआएं भी करनी चाहिए। क्या कहेंगे इस बारे में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जुमा के हवाले से प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, ये भी करीम आका अलैहिस्सलाम के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत के अलावा बहुत सी अहदीस मुबारक भी हैं, जिस पर कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये बताया गया है कि जो करीम आका अलैहिस्सलाम की उम्मतियों के लिए कि ऐ ईमान वालों, जब नमाज जुमा हो तो फिर आप अपने सारे काम काज को छोड़ दें, काम काज को तर्क कर दें। काम काज को तर्क करने के बाद फिर क्या करना है, आपने अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब आका अलैहिस्सलाम के वसीले से नमाज की तरफ आना है, मस्जिद की तरफ आना है, ताकि तुम जो नमाज जुमा है उसको बेहतर तरीके से अदा कर लो। और अदा करने के बाद जब तुम जो खरीदो फरोख्त कर रहे हो, काम काज कर रहे हो, उसको छोड़ दो, उनको तर्क कर दो और अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ आ जाओ। जब अल्लाह ताला के जिक्र की तरफ आ जाओगे तो फिर जब तुम नमाज अदा कर लो, फिर क्या करो, जमीन पर फैल जाओ, फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। तो इसके हवाले से जुमा की बहुत सी फजाइल हैं जो प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक से भी साबित है। सही। अच्छा, क्योंकि जुमे के दिन के हवाले से जितना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इसके ऊपर तालीमात भी दी हैं और बहुत दफ़ा कुरान में भी इसका जिक्र आया है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस हवाले से ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी बेशुमार मकाम पर आया। आका अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया है कि जब तहकीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन का जब जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि एक साथ ऐसी आती है कि बंदा मुसलमान हो
और उस वक्त वो 1 घंटे में या किसी भी लम्हात में, किसी भी साथ में रब की बारगाह में वो अपने हाथों को बुलंद करे, तो उसके हाथों को बुलंद की हुई जो दुआ है वो अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, वो खुद अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करके मकबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है। अच्छा, क्यों खासियत दी गई जुमे के दिन के? जुमे के दिन को खासियत ये है कि तमाम दिनों से सैयदुल अय्याम का नाम प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने कहा है, जुमा जो है सैयदुल अय्याम है। जैसे एक यूं समझ लीजिए कि कुरान तमाम किताबों में जो सरदार किताब है वो कुरान है, और जैसे दिनों के, जैसे महीनों के अंदर तमाम महीनों में अब फजीलत हासिल है वो रमजान मुबारक को हासिल है, जैसे तमाम रातों में लैलतुल कद्र की रात को फजीलत हासिल है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने तमाम दिनों में जुमा के दिन को फजीलत यूं करार दी कि क्योंकि जुमा के दिन ही अल्लाह तबारक व तआला के हाँ जब कयामत का दिन सजा होगा वो जुमा का दिन होगा। तो कयामत के दिन जब जुमा का होगा तो यूं समझ लें जुमा का दिन ईद का दिन भी करार दिया गया है। पहले तो 2 ईदें हैं, ईद उल फित्र है और ईद उल अजहा है, लेकिन सबसे बड़ी ईद जो है वो ईद उल अजहा भी है, ईद उल फित्र भी है। उसके साथ साथ जुमा जो महीने में 4 मरतबा आता है तो वो इसको इसलिए सैयदुल अय्याम कहा गया है, इसको जुमे का नाम दिया गया है। सही। कितना अर्सा हो गया आपको ऐसे नात खानी करते हुए? वैसे तो बचपन से ही अल्हम्दुलिल्लाह मैं नात खानी की तरफ लगा खासकर मेरे उस्ताद मोहतरम गुलाम शबीर हाशमी साहब का एक बहुत बड़ा नाम था जी मखदूम रशीद से, तो कुछ मैंने उनकी खिदमत की है तो ये थोड़ा सा बिल्कुल जी। और ये नजरे करम भी होता है ना, नजरे करम। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जिस तरह जुमे के दिन के हवाले से खास तैयारी की जाती है, जुमे के दिन के हवाले से आपकी नमाज की तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपका उस हवाले से बताइएगा। जी, जुमे के हवाले से तैयारी ये होनी चाहिए कि गुस्ल करना चाहिए, नए खूबसूरत कपड़े हों, सफ़ेद कपड़े अच्छे मैसर आ जाएं, धुले हुए हों, उसके लिए खुशबू लगाकर मुअत्तर होकर प्यारे घर में अल्लाह तबारक व तआला के घर में आना चाहिए। उसके हवाले से यूं बताया गया है कि जब बंदा तैयार होकर मस्जिद में आता है, जो पहले अव्वल आया है, तो उसके बारे में हदीस में ये बताया गया जो पहले तैयार होकर मस्जिद में आकर बैठ जाता है तो गोया प्यारे आका अलैहिस्सलाम के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए ये है कि वो जो पहले आया है अव्वल में, तो उसने गोया उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने ऊंट की कुर्बानी की। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ हैं, भी इसको कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मुमताज है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम ये सईदी साहब से मेरा सवाल है कि काफी लोग जो हैं मैंने देखे हैं, मैंने क्या बल्कि सईदी साहब को भी पता होगा, ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बस जुम्मे की नमाज पढ़ लो, बाकी हफ्ता पूरा जो है ना बस बाकी अल्लाह माफ करेगा, नहीं पढ़ते हैं। ऐसे लोग जो मतलब एक दिन लोग मतलब वो मतलब एक बीमारी होती है, बीमारी में भी नमाज की माफी नहीं है, लेकिन काफी लोग देखे हैं मैंने, बस जुम्मे की नमाज की तैयारी कर ली, सुबह सूट पहन लिया, खुशबू लगा ली, जुम्मे के लिए निकल पड़ते हैं। तो उनके लिए कुरान पाक में या हदीस में क्या अहकामात है? जैसे जुम्मे की नमाज पढ़ो, बाकी पूरा हफ्ता बस ऐसे करते रहो। दूसरा ये कि औरतों के बारे में क्या अहकामात हैं? जुम्मे की नमाज औरतें कैसे अपनी जमात घर में करवा सकती है, औरतों को पढ़ा सकती है, मतलब घर में या 2-3 घर मिला के एक औरत अपने घर में इत्माम कर सकती है। ठीक है, बाजमात आप औरतों की, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा सवाल किया इन्होंने। इस पर हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स जो जुमा की नमाज को तर्क करते हैं उनके मुतालिक बहुत सख्त वईदें बताई गई हैं। फिर फरमाते हैं कि जुमा में शामिल जो नहीं होते, तहकीक मैं इरादा रखता हूं कि मैं किसी को इंतखाब करूं किसी का कि वो जुमा की नमाज पढ़ाए और मैं जाकर उनके घरों को आग लगा दूं। ये प्यारे आका अलैहिस्सलाम का फरमाना है कि मैं उनके घरों को जाकर जला दूं। और एक और मकाम पर बताया गया कि जो लोग यानी कि सुस्ती या काहली की वजह से जुमा की नमाजों को, जुमा को यानी कि 3 जुमे मुसलसल तर्क करते रहते हैं, जुमा की नमाजों में शामिल नहीं होते, तो फिर क्या करता है अल्लाह ताला उनके दिलों पर मुहर लगा देता है। तो ये बताया गया है। तो इस पे सख्त वईदें हैं कि जुमा की जो नमाज है उसको तर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने इब्तिदा में जो आयत करीमा पढ़ी उसका भी मफहूम यही है, तर्जमा यही है कि जब जुमा की अजान हो जाए फिर आपने अपने तमाम काम काज को, खरीदो फरोख्त को छोड़ देना है, फिर आपने अल्लाह के घर की तरफ लौटना है, अल्लाह के जिक्र की तरफ लौटना है। तो उसमें बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी चाहिए, काहली नहीं करनी चाहिए। और दूसरा सवाल जो आपने किया औरतों की बाजमात के हवाले से,
औरतों के हवाले से बाजमात नमाज नहीं अदा कर सकती, वो जमात नहीं करा सकती, वो अपने घर में जो नमाज है वो अदा करेंगी। सही हो गया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि तैयारी क्या होनी चाहिए, क्या खास तरीका होना चाहिए, क्या आपको कलमात और क्या दुआएं पढ़नी चाहिए? मैं बता रहा था कि जैसे जुमा के दिन में गुस्ल करके वुजू करके आका अलैहिस्सलाम के सुन्नत के मुताबिक खुशबू लगाएं, मुअत्तर होकर जब मस्जिद में जाते हैं, तो मैं जो हदीस मुबारक पहले बताना चाह रहा था वो उसमें यह है कि जो तैयार होकर मस्जिद में अव्वल आता है, पहली मर्तबा आकर पहली सफ में बैठ जाता है, तो उसको एक ऊंट कुर्बानी का सवाब मिलता है। जो उसके बाद आने वाला है उसकी मिसाल ऐसी है जैसे उसने गाय की कुर्बानी की हो, उसके बाद आने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे उसने बकरी की कुर्बानी की हो, उसके बाद आने वाले की मिसाल ऐसी है जैसे उसने एक मेंढे की। हत्ता के प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने इतना अजीम मकाम अता फरमाया कि जो उसके बाद भी आएगा तो वो एक मुर्गी के फिर अंडी के बराबर का वो उसको सवाब मिलेगा। फिर इसके बाद क्या होता है कि फिर जो फरिश्ते जो नेकियां लिख रहे होते हैं, जो मामलात लिख रहे होते हैं, फिर वो अपने किताबचे को क्लोज करके फिर वो नमाज जो जुमे के दौरान खुतबा हो रहा था वो सुनने के लिए वो तशरीफ रखते हैं, फिर वो भी खुतबा सुनते हैं, फिर उसके बाद वो किताबचा जो होता है वो बंद कर दिया जाता है। यानी कि पहले अव्वल से लेकर खुतबे की जो पहली अजान है उस वक़्त तक वो जो मलाइका हैं वो लिखते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो बंद करके वो भी खुतबे में शामिल हो जाते हैं। अच्छा, खुतबा सुनना कितना जरूरी है? बहुत सारे लोगों का होता है कि अच्छा जी खुतबा नहीं भी सुनते, अच्छा ठीक है, जैसे दूसरी अजान हुई और उसके बाद जाके नमाज अदा कर ली, तो उसके हवाले से क्या? खुतबे के हवाले से मैं इतना कह दूं, सिर्फ एक ही मिसाल के साथ, बड़ी खूबसूरत बात है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम अपने मिंबर रसूल पर बैठकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। हसनैन करीमैन आए तो आका अलैहिस्सलाम ने उनको उठाया, हत्ता कि उनको उठाया, उनको इज्जत दी, फजीलत दी, क्योंकि हसनैन करीमैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, आका अलैहिस्सलाम के नवासे हैं। लेकिन उनको उठाने के बाद फिर आका अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर अपना खुतबा मुकम्मल फरमाया। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी और फजीलत कोई नहीं, क्योंकि अपने शहजादों को उठाया होता तो वो चाहते तो वहां खत्म कर देते, इख्तिताम भी कर सकते थे, या उससे पहले कुछ अल्फाज इख्तिताम करके फिर उठा लेते शहजादों को। नहीं, इसका मतलब यह कि खुतबे की फजीलत बहुत ज्यादा है, इसलिए कि खुतबे के अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने लोगों के साथ मोहब्बत, लोगों के साथ इखलास और आपस में अमन मोहब्बत और सहाबे कराम की जो सीरत है, जो आका अलैहिस्सलाम की सीरत है, उस पर सुन्नत है, आका अलैहिस्सलाम की सूरत है, उस पर बताया गया है। जैसे जुमा के इब्तिदा में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु, ये सारे मामलात जितने भी जुमले हैं प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हुए अल्फाज हैं जो कि जरूरी हैं सुनना। अच्छा जी, एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, नरमीन है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं पसंद की शादी करवाना चाहती हूँ। वजीफा पूछना चाह रही हैं? पसंद की शादी करना, कोई वजीफा है जी? बस वजीफा यही है कि नमाज अदा करें, अल्लाह और उसके रसूल आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करें, क्योंकि दुरूद सलाम से बढ़कर कोई वजीफा नहीं है। दुरूद सलाम वो वजीफा है जो आका अलैहिस्सलाम खुद सुनते हैं और अपने सुनने वाले हर गुलाम को पहचानते भी हैं और देखते भी हैं। नमाज कायम करें, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला की बारगाह में हाथों को दरस करें। जुमा का दिन मुकद्दस दिन है, मैं समझता हूँ इससे बढ़कर दिन और कोई नहीं, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने इसको सय्यदुल अय्याम कहा है। तो हर लम्हा, हर घड़ी, हर साथ जो है इसकी वो बरकतों वाली है और फजीलत वाली है। जो भी मांगेंगे अल्लाह अपने महबूब के वसीले से अता फरमाएगा। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, जिस तरह जुमे के दिन के हवाले से कहा जाता है कि मखसूस दुआएं होती हैं, जिस तरह आप अगर जिस तरह अदा कर ली है आपने जुमा नमाज के बाद, जो है वो कौन सा ऐसा पहर है जिसमें दुआ कबूल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं? जुमा के दिन बाद नमाज असर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, कोई शख्स मुझ पर 80 मरतबा दुरूद सलाम के नजराने पेश करे तो मैं उसके 80 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। इस एक और मकाम पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बड़ी प्यारी हदीस मुबारक हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जज़ाओ खैर जो है वो जुमा के दिन किस तरह मिलेगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमा के दिन में या रात में
कोई मुसलमान इस दुनिया से पर्दा करके चला जाता है, कोई इस दुनिया से चला जाता है, तो अल्लाह ताला उसके कब्र से अजाब में तखफीफ कर देता है। फिर एक और मकाम पर प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जुमा के दिन लम्हात एक ऐसे आते हैं, एक घंटा एक ऐसा आता है कि अल्लाह ताला उस घंटे में जो जहन्नुम में जाने वाले लोग होते हैं, जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होती है, उनकी तादाद 6 लाख के करीब होती है। अल्लाह ताला हर घंटे के बदले 6 लाख लोगों को जहन्नुम से निकालकर जन्नत में दाखिल फरमा देता है। ये जुमातुल मुबारक की सैयदुल अय्याम की ये फजीलत है कि ये जो फजीलत अल्लाह ने अता फरमाई, जुमा के हवाले से अता फरमाई। तो फिर जुमा का जो लम्हा है, हर लम्हा, बल्कि उससे एक और बात बड़ी खूबसूरत याद आ गई कि जुमा के दिन जो लम्हा होता है, आका अलैहिस्सलाम के प्यारे हबीब आका अलैहिस्सलाम जब खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, पहले खुतबे से दूसरे खुतबे के दरमियान जो कुछ लम्हात ऐसे होते हैं, तो वो चंद मिनट होते हैं कि उस वक्त रब की बारगाह में अगर कोई शख्स अपनी हाजात पेश करे और रब की बारगाह में अपनी इल्तिजाएं पेश करे, अपनी अर्जी पेश करे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीले से वो तमाम तर इल्तिजाएं, वो जो अर्जी हैं, वो अल्लाह ताला मकबूलियत का दर्जा अता फरमा देता है, वो कबूल दर कबूल हो जाती है। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह नमाज जुमा, जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो नमाज जुमा शायद वो समझते हैं कि ठीक है, अगर उन्होंने बाजमात नमाज अदा नहीं की तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सारे लोग घरों में ही नमाज अदा कर लेते हैं। इसके बारे में क्या अहकाम? इसके बारे में इब्तदा में बता चुका हूँ कि कुरान की आयत मुबारक है कि जुमा को जब जुमा का वक्त आ जाए, बस अटल फैसला है अल्लाह और उसके महबूब का कि आप सारे मामलात को छोड़ दो, तर्क कर दो, रब के घर की तरफ आ जाओ। इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कोई हदीस मुबारक और नहीं कि अल्लाह ने, मैंने इब्तदा में कहा कि मेरा दिल चाहता है कि तहकीक में उनके घरों को जाकर जला दूं, तो ये है। तो उन लोगों को चाहिए कि वो जुमा एक दिन आता है तो फिर वो ईद का दिन है, ईद के दिन को जैसे हम ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज अदा करने के लिए जाते हैं, ऐसे ही उस खुशू खुजू के साथ अल्लाह के घर में चले जाएं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई मुसलमान अल्लाह के घर में आता है, तो अल्लाह के घर में आने से कबल जब बाहर होता है तो फरिश्ते कहते हैं कि अब मेरा बंदा जो है वो खुशू व खुजू होकर, मुअत्तर होकर मेरी बारगाह में आने लगा है, जो इसके कंधों पर जो सगीरा गुनाह हैं वो उतार कर रख दिए जाएं। तो अल्लाह तबारक व तआला उसके फरिश्ते जो हैं वो गुनाहों को उतार कर रख देते हैं। अब रब कहता है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ चुका है, अब उसके कंधों पर जो सगीरा गुनाहों की जो एक अंबार लगा हुआ है वो मौजूद ना हो, मेरे रब की मेरी बारगाह में आया, खुशू खुजू भी है, अब इसके कंधों पर कोई गुनाहों का अंबार ना हो। फिर जब वो नमाज पढ़कर रब की बारगाह में तौबा करके, रब की बारगाह में इज्जो इनकसारी के साथ सजदा करके जब बाहर लौटता है, तो वो फरिश्ते कहते हैं बताओ ए रब, आपने कहा था कि मेरा बंदा मेरे घर में आ रहा है, इसके कंधों से गुनाहों उतार कर रख दो मस्जिद के बाहर, तो अब क्या इसके गुनाह लाद दें? रब फरमाते हैं नहीं। रब का जो दरिया रहमत में है वो जोश में आता है। रब फरमाते हैं नहीं, अब मेरा बंदा तौबा करके आया है, मेरी बारगाह में सर्व सुजूद होकर आया है, अब मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मैं उसके गुनाह उसको लौटा दूं। हाँ, सगीरा गुनाह इस तरह अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम के वसीले से माफ फरमा देता है, लेकिन जो गुनाह कबीरा हैं वो फकत तौबा करने के बाद अल्लाह ताला को। कॉलर भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फतेह बीबी। जी फतेह, नाम बताया है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, सवाल पूछें। जी जी, सवाल पूछे ना। बेटे बेटिया जला नेक नसीब रिश्ते बना देवे, 2 बेटियां बैठे ना रिश्ते नहीं बन रहे, घर सुकून को नहीं, परेशानी हर वेले झगड़ा रहना, बस परेशान है बड़े। अच्छा, परेशान हैं, झगड़े रहते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए ये बताओ? उसके लिए कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारक है, वम मस्साइल फला तनहर। तो इसमें रब फरमाता है महबूब जो आपके पास साइल आए मांगने के लिए, उसको खाली ना लौटाना। वम मस्साइल फला तनहर। मैं समझता हूं इस आयत मुबारक का विर्द किया जाए रब की बारगाह में। क्यों? क्योंकि रब अता करता है, मुस्तफ़ा बांटते हैं। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी दुआओं को वसीला बनाकर अगर मांगा जाए और इस आयत मुबारक पर खूबसूरत तरीके से इसको विर्द किया जाए, वम मस्साइल फला तनहर, तो अल्लाह ताला रिस्क में भी
फरावानी अता फरमाएगा, जो परेशानियां हैं वो भी अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाएगा। लेकिन सबसे पहले दुरूद सलाम को अपनी जिंदगी का एक शार बना लिया जाए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। दुरूद सलाम पढ़कर वम मसाइल फला तनहर की आयत का मुबारक का विर्द किया जाए, अल्लाह ताला तंग दस्ती भी दूर फरमाएगा और परेशानियां और नचाकें दूर फरमाएगा। वो बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा, इसके साथ ही अभी हम बात करेंगे कि जिस तरह हमारे माशरे में बहुत सारी अभी चीज़ें जो हैं वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैल रही है, पॉजिटिविटी की तरफ बहुत कम है। आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोगों को इस्लाम की तरफ जो है वो किस तरह वापस आना होगा और अपनी तमाम जो हमारी चीज़ें हैं जो बताई गई हैं उस पर हम कैसे अमल कर सकते हैं? जी, सबसे पहले इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारी सोशल मीडिया है इसके इस्तेमाल को बेहतर किया जाए। हालांकि सोशल मीडिया में यूं है कि यूं देख लीजिए कि अगर गूगल पे अगर कोई भी अहदीस है, कोई भी तर्जमा है, तो वो अब मुस्तनद नहीं रहा। उसके लिए इस्लाम को सीखने के लिए हमें चाहिए कि हम हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को उलमा के साथ ताल्लुक रखें, एक रब्त है वो कायम रखें। जब तक वो नहीं रखेंगे, एक सोशल मीडिया मोबाइल उठाया, उन्होंने एक हदीस ली, उसका मफहूम, उसका तर्जमा अब यूं समझ लें, गलत तो नहीं कह सकते, हर शख्स ने अपने अंदाज में किया हुआ है, पढ़ने वाला उसको पढ़कर सही तरीके से समझ नहीं सकता। जाहिर है एक उस्ताद का, एक मुअल्लिम का होना जरूरी है। जब तक वो मुअल्लिम के यहाँ सीखेगा नहीं तो माशरे के अंदर अच्छा इंसान नहीं बन सकता, माशरे के अंदर दूसरों को वो सिखा नहीं सकता। तो इसीलिए एक मुझे वो याद आ गई अपना हदीस मुबारक, आका अलैहिस्सलाम ने कुरान के हवाले से फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। अब कुरान को भी समझने के लिए, कुरान के तर्जमे को भी समझने के लिए, फकत ये नहीं कि हमने कुरान का उठाया, उसका तर्जमा पढ़ा और हमने उस पर अमल कर लिया, हमें समझ आ जाए, नहीं। हाँ, पढ़ें उसको, क्योंकि अब तो माशाल्लाह से हर लफ्ज़ के हिसाब से, हर लुगत के हिसाब से बड़ा हसीन तरीके से कुरान को समझने के लिए बनाया गया। लेकिन उससे बेहतर यह है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। होता तो यूं कि आका फरमा देते कि कुरान सीखो, लेकिन सिखाने वाले का दर्जा साथ बताया कि जब तक सिखाने वाला मुअल्लिम नहीं होगा तो आप नहीं सीख सकेंगे। तो बेहतर यही है कि उलमा से एक रब्त कायम रखें, एक ताल्लुक कायम रखें, फिर उस ताल्लुक के बाद हम इस्लाम की तरफ अच्छी तरह राग़िब हो सकेंगे। अच्छा, और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों का एक सवाल जो हमेशा मुझे आता भी है और मैं शायद आज मुनासिब भी है कि मैं आपसे पूछूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप नमाज पढ़ रहे हो तो आपके बहुत सारे ख्यालात आते हैं, जिसकी वजह से आपका नमाज की तरफ वो जो एक ध्यान और एक तवज्जो होती है वो हट जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सबसे पहले यह है कि आका अलैहिस्सलाम के रोज़े रसूल का दीदार कर लिया जाए, या उस तसव्वुर कर लिया जाए, या खुद आका अलैहिस्सलाम का तसव्वुर कर लिया जाए। तो कोई भी अगर वो ख्यालात आ रहे हैं, कोई भी मामलात आ रहे हैं तो वो दूर हो जाएंगे, और मैं समझता हूँ वो नमाज भी मकबूलियत का दर्जा रखेगी। तो आका अलैहिस्सलाम का या खाना काबा का, गुंबद खजरा का तसव्वुर कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ वो तमाम तर जो ख्यालात हैं वो दूर हो जाएंगे। सही, बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म हुआ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।